जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। गन्ने के खेत में खड़ा एक नेता फोन पर मौजूद दूसरे नेता से कहता है, हाई कमान ने हमें लोगों के बीच में काम करने को कहा है, ग्रास रूट लेवल पे। दूसरी ओर से झुंझलाहट भरा एक जवाब आता है। ये नेता फिर से कहता है, हाई कमान ने हमसे कहा है कि सतर्क रहो और दुश्मन पर नजर रखो, हमें अपना काम करने दीजिए जो हाई कमान ने हमसे कहा। तब दूसरी तरफ से गुस्से में पूछा जाता है, अरे हाई कमान है कौन? नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। ये जो किस्सा हमने आपको अभी सुनाया, ये रियल दुनिया का नहीं है, रील की दुनिया का है। 2003 में आई तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्र में रखकर छात्र राजनीति पर बनी हुई थी ये फिल्म। इरफान खान, आशुतोष राणा और जिमी शेरगिल मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के एक हिस्से में ये सवाल भी उठा था जो आज भी मौजूद है कि ये हाई कमान है कौन? वो जिसके प्रति आस्था रखने की कसम पार्टी का हर नेता खाता है प्रकट तौर पे, वो जिसकी बात आखिरी मानी जाती है। बीजेपी में हाईकमान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को माना जाता है, भले अध्यक्ष जेपी नड्डा हों। टिप्पणीकार कहते हैं कि यह फैसला भी भाजपा आला कमान ने ही किया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बतौर अध्यक्ष। औपचारिकताएं हर पार्टी में की जाती हैं, मगर अंतिम फैसला हाईकमान या कह लीजिए आला कमान से ही होता है। कांग्रेस में यह पदबंध गांधी परिवार के लिए इस्तेमाल होता आया है। यह हम आपको 26 सितंबर के शो में भी बता चुके हैं। राजस्थान में उठे सियासी संकट के बीच अब कांग्रेस आला कमान में ऊहापोह की स्थिति है। सवाल कई सारे हैं। पहला ये कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, जो हैं वो बने रहेंगे या फिर बदलाव किया जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब पहले सवाल के जवाब पर बहुत हद तक निर्भर करता है। आज बड़ी खबर में इन्हीं सवालों की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। आज की कहानी को दिन के घटनाक्रम से शुरू करते हैं। 25 सितंबर को जयपुर में हुई उठापटक के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था। आज की बात कर रहे हैं। राजस्थान के हंगामे के बीच हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्षा, इनके साथ पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने बात की। खबर आई कि पुरानी विश्वस्त मानी गई अंबिका सोनी से भी बात हुई है। दिल्ली में जो चल रहा था उस पर नजर बनी हुई थी कि अचानक जयपुर से अपडेट आया कि 3 गाड़ियों का एक काफिला दिल्ली के लिए निकला है। खबर आती है कि सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं। पायलट के दिल्ली आने पर 2 महीन सवाल हैं। वो ये कि उन्हें सोनिया गांधी ने मिलने बुलाया था या फिर वो खुद सोनिया गांधी से मिलने आ रहे थे। इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। टिप्पणीकारों ने यह कहा कि अगर सोनिया गांधी ने मिलने बुलाया तो पायलट का पलड़ा भारी माना जा सकता है। अगर वो खुद आए हैं तो माना जाएगा कि शिकायत लेकर आए हैं। पायलट के दिल्ली आने से पहले न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी, एक ट्वीट किया था कि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने हाई कमान से कहा है कि अगर अशोक गहलोत पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। विधायकों को एकजुट करना उनका ही काम है। ऐसा सूत्रों के हवाले से ANI ने ट्वीट किया, जैसा हमने आपको बताया। थोड़ी ही देर बाद इसे रीट्वीट करते हुए पायलट का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि यह गलत खबर रिपोर्ट कर दी गई है। इसके बाद ANI ने भी खंडन छापा कि पायलट मना कर रहे हैं इस बात से। पायलट समर्थकों ने आरोप लगाया कि यह खबर प्लांट करवाई गई थी, मगर पायलट की रिएक्शन से एक बात यह साफ हुई कि वो जानते हैं कि ऐसे नाजुक मौके पर कोई भी बयान मिसफायर कर सकता है। जब पायलट दिल्ली पहुंचे तब भी प्रेस उनके पीछे भागता ही रहा, मगर कार के शीशे नीचे नहीं हुए। उधर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। घटनाक्रम को पूरे 48 घंटे बीत चुके हैं, मगर उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है। प्रकट तौर पर उन्होंने किसी मीडियाकर्मी से बात नहीं की है जो वाइडली रिपोर्ट हुई हो। सब कुछ सूत्रों के हवाले से, जो भी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, मतलब साफ है कि कदम फूंक फूंक कर रखे जा रहे हैं सभी तरफ से। दिल्ली और राजस्थान के बीच एक तनातनी है। पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखित रिपोर्ट देनी थी। माकन ने पहले ही अनुशासनहीनता की बात कह दी थी मौखिक रूप से। शाम होते होते सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट सौंपे जाने की खबर भी आ गई। बताया गया कि ईमेल के जरिए आलाकमान को भेजी गई रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। यह दावा है। मतलब यह कि 25 सितंबर को हुए पूरे नाटकीय घटनाक्रम में अशोक गहलोत का तकनीकी रूप से कोई हाथ नहीं माना गया। सोनिया गांधी को भेजी गई ये रिपोर्ट 9 पन्नों की बताई जा रही है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, अनुशंसा हुई है।
हो सकता है कि उन्हें पार्टी विधायक दल की बैठक से इतर दूसरी बैठक बुलाने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा जाए। अब अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को करना है। माकन की रिपोर्ट में गहलोत खेमे के जिन नेताओं पर कार्रवाई की बात है वो पहले से ही अजय माकन के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, उन्हें सुन लिया जाए। उन्होंने क्या कहा कि सारे विधायकों ने सरकार के कामकाज से संतुष्टि जाहिर की है। ये अजय माकन साहब का बयान था। तो ये फीडबैक अजय माकन साहब को नहीं देना चाहिए। साहब मैं तो सारे एमएलए से राशि मिला था, सब संतुष्ट हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री से सारे एमएलए संतुष्ट हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ आला कमान की इच्छा को छोड़ के उनमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? आला कमान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आला कमान तो बुला के इस्तीफा भी ले सकता है। और जहां तक मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूं, अगर सोनिया जी और राहुल जी अशोक गहलोत जी को बुलाकर अगर ये कहते कि मुख्यमंत्री के रूप में आपका इस्तीफा चाहिए, तो शायद बिना एक क्षण भी सोच विचार किए अशोक गहलोत जी वहीं इस्तीफा लिख के दिया। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। आला कमान ने आपको बताया तो मुझे पता नहीं, हमारे पास आला कमान का ऐसा कोई संदेश नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने। इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। लेकिन एक एमएलए के बीच में अफवाह थी कि उन 19 में से कोई एक मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो लोगों ने मना कर दिया। उन 19 में से तो कोई भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और उन्होंने अपनी बात रख दी। गहलोत खेमे के सबसे विश्वस्त नेताओं शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास ने माकन पर ही आरोप लगा दिए। उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि माकन पहले से ही पायलट के पक्ष में फील्डिंग का मन बनाकर ही आए थे। गहलोत कैंप के अपने सूत्रों से जब दिलरन टॉप ने बात की तो उन्होंने कुछ और सवाल भी उठाए। कहा गया 24 सितंबर को विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, उसके ठीक अगले ही दिन विधायक दल की बैठक अचानक से क्यों बुला ली गई। अभी अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फाइल ही नहीं किया था, इनफैक्ट फॉर्म भी नहीं लिया था। ऐसे में विधायकों के मन में संदेह हुआ। अब तक राज्य के प्रभारी महासचिव पहले दौरा करते थे, उसके बाद विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक आते थे, जबकि इस बार ऐसा हुआ नहीं, सीधे पर्यवेक्षक आ गए। दावा किया गया कि पायलट के सीएम बनने की चर्चा के बाद विधायकों के मन में कई आशंकाएं थीं, इसलिए शांति धारीवाल के घर पर विधायक इकट्ठा हो गए। मांग हुई कि अगर गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो सीएम उन्हीं 102 विधायकों में से किसी को बनाया जाए जिन्होंने पायलट की बगावत के वक्त 35 दिन तक रिजॉर्ट में रुककर सरकार बचाई थी। इधर इस पाले के रिजॉर्ट में दोनों ही पक्ष रिजॉर्ट्स में थे, एक मानेसर में थे, दूसरे इधर थे। जो 102 ये हैं जो गहलोत के साथ थे। जानकार कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जयपुर में अशोक गहलोत की मौन सहमति के बिना कुछ हुआ हो, मगर रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट मिल जाना एक बार फिर उनकी जादूगरी का सबूत दे जाता है। इस बात ने बता दिया कि अशोक गहलोत पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेपथ्य में नहीं गए हैं, ना ही शक्तियां उनकी क्षीण हुई हैं। उनकी ताकत नंबर्स में छिपी है जो विधायक के रूप में उनके साथ है। पार्टी आलाकमान को भी ये बात मालूम है कि गहलोत उनके विश्वस्त रहे हैं। अगर उन्हें विश्वास में लिए बिना राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला ले लिया गया तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के चलने पर पूरा संशय हो जाएगा। गहलोत ने संकट की हर घड़ी में पार्टी को बचाया है, चाहे पायलट कैंप की बगावत हो या फिर राज्यसभा का चुनाव ही हो। बीजेपी की तमाम ताकतों के आगे अशोक गहलोत भारी पड़े थे। अब भी 90 के करीब विधायक गहलोत के पास बताए जा रहे हैं। ऐसे में गहलोत को नाराज करने का रिस्क पार्टी अभी नहीं ले सकती, उसका आला कमान नहीं ले सकता, ऐसा कहा जा रहा है। एक और चीज़ जो गहलोत के पक्ष में जाती है कि बार बार उल्लेख किया जा रहा है इसका सूत्रों के हवाले से कि जो भी पार्टी अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो संगठन को मजबूत करने में, इकट्ठा रखने में माहिर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, और दूसरा है रिसोर्सेस। कोई भी संगठन रिसोर्सेस के बिना नहीं चल सकता है और इसमें भी गहलोत की दावेदारी और उनका हाथ मजबूत बताया जाता है। जब ये कहा गया कि गहलोत ने आला कमान से बगावत की तो गहलोत कैंप के विधायकों की तरफ से भी बयान जारी होने लगे। उन्होंने आला कमान के प्रति आस्था जतानी शुरू कर दी। ये तरीके से सीज फायर ही था। सुनिए। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है,
पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और हमको पार्टी हाईकमान पे सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है और सबको उस पर पार्टी हाईकमान के साथ, उनके निर्णय के साथ रहना चाहिए। कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय सोनिया गांधी जी के आदेशों की पालना नहीं करेगा, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब बनते हैं तो ये प्रदेश और पार्टी के हित में है। और रही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो अगर अशोक गहलोत जी बनते हैं तो फर्स्ट अशोक गहलोत जी, उसके बाद में जो ये बातें करते हैं, जनता में अशोक गहलोत जी के क्रेज का तो मुकाबला ही नहीं है। और अशोक गहलोत जी के बाद में अगर 2 नंबर कोई बात आती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि युवा और जनता में सचिन पायलट जी का क्रेज है। जो भी जिसको कहनी है आला कमान को कहेंगे अपन, जो भी मेरी बात करता आला कमान को, तो 1 to 1 मिलके जब आला कमान को अपनी भावना नहीं बताएंगे तो उनको क्या पता चलेगा आला कमान वहां इंतजार कर रहा है। ये तो मुझे बाद में पता चला है सुबह। अगर मुझे कल रात को पता चलता तो मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जाता और मैं गहलोत साहब को अपना लीडर मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गहलोत साहब हमारे लीडर हैं, आज भी हमारे वो लीडर हैं। विधायकों के सुर बदलने की वजह कार्रवाई का डर भी बताया जा रहा है। अगले साल चुनाव में टिकट न मिलने का खतरा अलग से है। दूसरा ये भी चर्चा है कि गहलोत और सोनिया गांधी के बीच फोन पर चर्चा हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं कभी हाईकमान को चुनौती नहीं दूंगा, ऐसी बात अशोक गहलोत की तरफ से कही गई, ऐसी खबरें हैं। महेंद्र गुढ़ा, दिव्या मदेरणा सरीखे नेताओं ने खोलकर आलोचना की भी थी, लेकिन अब क्लीन चिट मिल जाने के बाद कहानी बदली लगती है। अब लौट कर आ जाते हैं उन 2 सवालों पर जिससे बात शुरू हुई, वो यही कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, राजस्थान में सीएम कौन बनेगा। अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनते तो फिलहाल ये सवाल ही टल जाएगा कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। ऑब्वियस है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीएम हैं और उनकी दावेदारी फिलहाल तो वहां से हिलती नजर आती नहीं। 2 दिन पहले तक कम से कम ये बात क्लियर थी कि गांधी परिवार से इतर उन्हें अध्यक्ष का चेहरा माना जा रहा है। अशोक गहलोत लगभग तय माने जा रहे थे, लेकिन अब इस पर बाकायदा संशय हो गया है, सवाल निशान तो लग ही गया है। मीडिया में खबरें ये भी उड़ा दी गई हैं कि 25 सितंबर के घमासान के बाद गहलोत का पत्ता कट गया, ऐसा दावा किया गया। गांधी परिवार ने नए सिरे से अपने विश्वस्तों को टटोलना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कमलनाथ से भी अध्यक्ष पद के लिए बात की। सूत्र कहते हैं कि कमलनाथ ने भी अध्यक्ष बनने से इनकार किया। जब इंसिस्ट किया गया तो कमलनाथ ने 2-3 दिन का वक्त मांग लिया। आज से कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 नेताओं ने नामांकन का फॉर्म ले लिया है, एक शशि थरूर, दूसरे कांग्रेस कोषाध्यक्ष पवन बंसल, सुनिए कांग्रेस चुनाव संगठन के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को। सर, अभी तक कितने फॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने कैंडिडेट? 2 लोग लेके गए, एक शशि थरूर जी लेके गए और पवन बंसल जी ने मंगाए थे 2 फॉर्म, तो उनको दिए जी। जिस तरीके से बात चल रही थी कि अशोक गहलोत सोमवार को अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं, तो उसके आगे कुछ अपडेट है सर? नहीं, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है और नहीं किसी ने हमसे संपर्क किया है जी। तो अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन करेंगे? मैं नहीं जानता। मधुसूदन मिस्त्री के मुताबिक 2 लोगों ने 6-7 फॉर्म्स लिए हैं। जब मीडिया ने पवन बंसल से अध्यक्षी पर सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि फॉर्म अपने लिए नहीं लिया है उन्होंने। तो सवाल है कि पवन बंसल ने फॉर्म किसके लिए लिया है। मीडिया में दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी जैसे नामों की चर्चा चल रही है, मगर ऐसी चर्चाएं अक्सर हवा भी हो जाती हैं। अब कल यानी 28 सितंबर को सोनिया गांधी ने ओल्ड गार्ड AK एंटनी को बुलाया है। अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी है। 1 हफ्ते पहले नामांकन का ऐलान कर चुके गहलोत के पास फिलहाल दिल्ली से फोन नहीं गया है, ऐसा बताया जा रहा है। मगर ये तमाम घटनाक्रम ये भी कहते हैं कि दिल्ली के लिए अशोक गहलोत के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। 30 तारीख अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख है और उसी तारीख को कांग्रेस के साथ साथ राजस्थान का भी भविष्य तय होना है। इसीलिए इंतजार करना बेहतर है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है, जो भी अपडेट्स आएंगे आप दी ललन टॉप शो में देखते रहेंगे। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी जुड़ी है उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 19 वर्षीय अंकिता की हत्या का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य है। अंकिता पुलकित के रिजॉर्ट में काम करती थी और आरोप है कि पुलकित एक खास सर्विस के लिए उन पर दबाव डाल रहा था।
जब अंकिता ने प्रतिकार किया तो उन्हें मार डाला गया और घटना को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश हुई। पुलकित भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। वो विनोद उत्तराखंड में मंत्री भी रह चुके हैं। माफ कीजिए, विनोद उत्तराखंड में मंत्री रहे हैं। मामला सामने आने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। धामी सरकार अब एक्शन मोड में नजर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल कई सारे बने हुए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्राइम सीन यानी कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसके कहने पे चलवाया गया। पुलकित आर्य पर रिजॉर्ट में प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स का कारोबार चलाने के अलावा महिला कर्मियों से बदतमीजी करने का आरोप लगा हुआ है। उसने कथित रूप से अंकिता भंडारी से भी बदतमीजी की थी। ऐसे में अपराध स्थल यानी कि रिजॉर्ट में सबूत मिल सकते थे जो संभवतः विस्तृत जांच में सामने आते, लेकिन अब यह संभावना क्षीण हो गई है। दूसरा सवाल यह है कि क्या पटवारी ने मामला दबाया। उत्तराखंड की कानून व्यवस्था में पूरे सूबे के इलाके के लिए पुलिस थानों का प्रावधान नहीं है। दूरस्थ इलाके जो हैं वहां कानून व्यवस्था का कुछ काम राजस्व विभाग को दिया हुआ है, जैसे कि पटवारी और नायब तहसीलदार आदि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें कुछ पावर्स दी गई हैं। इन्हें कहा जाता है राजस्व पुलिस। इलाके के एक पटवारी वैभव प्रताप पर आरोप लगाया गया है कि उसने अंकिता की गुमशुदगी के दौरान ही मामला दबाने की कोशिश की थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वैभव प्रताप जिले के गंगा भोगपुर तल्ला बनास क्षेत्र का पटवारी है। आरोप है कि उसे अंकिता के गायब होने की खबर पहले ही लग चुकी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय वो छुट्टी पर चला गया और एक दूसरे पटवारी विवेक को चार्ज दिया। बाद में विवेक को ही लापरवाही के आरोप में सस्पेंड किया गया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो वैभव पर भी निलंबन की गाज गिर गई। अब वैभव कह रहा है कि राजस्व कर्मचारी कब से अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी नहीं चाहते। फिर अंतिम संस्कार और जांच को लेकर परिवार की चिंताएं भी हैं। उत्तराखंड सरकार अपनी ओर से कह रही है कि कोई सबूत नष्ट नहीं होने दिया गया है और किसी दोषी को बख्शा भी नहीं जाएगा, लेकिन इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे कोई नहीं जानता। दूसरी सुर्खी बनाई देश की सबसे बड़ी अदालत ने। आज से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। ये एक लाइव स्ट्रीम है जिसे इंटरनेट पर जाकर देखा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर अपना ब्राउज़र खोलना है और उस पर टाइप करना है main.sci.gov.in। ये सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है। इस पर जाकर आप लाइव स्ट्रीम वाले बटन को क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने लाइव स्ट्रीम नज़र आने लगेगी। आप चाहें तो सीधे यूट्यूब पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको NIC वेबकास्ट नाम का एक चैनल मिलेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप देख सकते हैं। NIC का पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसी संस्था को सुनवाई के प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। आज इस स्ट्रीम पर कोर्ट नंबर 1, 2 और 3 की सुनवाई का प्रसारण हुआ। दर्शक जानते हैं कि कोर्ट नंबर 1 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। आज इस अदालत में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की, जिसे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देश ने देखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों यह संकल्प लिया था कि संविधान पीठ की सभी सुनवाइयों का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले 26 अगस्त को सीधा प्रसारण किया गया था, जब तत्कालीन CJI जस्टिस NV रमन्ना सेवानिवृत्त होने वाले थे और सेरेमोनियल बेंच का हिस्सा थे। सुनवाई के सीधे प्रसारण का क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जाता है वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को। जयसिंह ने 2018 में एक याचिका लगाकर सुनवाई के सीधे प्रसारण को सूचना के अधिकार और न्याय प्राप्त करने के अधिकार के तहत लाने की मांग की थी। इस केस का नाम था इंदिरा जयसिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सादी भाषा में इसे लाइव स्ट्रीमिंग केस कहा जाता था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने जयसिंह की दलीलों का समर्थन किया था और सीधे प्रसारण के लिए गाइडलाइंस भी अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। बहस के बाद फैसला सुनाते हुए CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने एक बड़ी चर्चित लाइन कही थी, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, माने पारदर्शिता सबसे बढ़िया समाधान है इस तरह के प्रश्नों का। राष्ट्रीय और संवैधानिक महत्व के मामलों में सुनवाई का सीधा प्रसारण एक अच्छी शुरुआत होगी, ऐसा बेंच ने कहा था। 2008 से चलते चलते 2022 आ गया। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है संविधान पीठ के सामने, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते भी रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने 14 सितंबर के रोज सुप्रीम कोर्ट के सभी जज साहिबान को एक चिट्ठी फिर से लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई के मद्देनजर लाइव स्ट्रीमिंग पर जल्द से जल्द फैसला ले लिया जाए। इसके बाद यह तय किया गया कि 27 सितंबर यानी कि आज से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी। 2018 के साल में 27 सितंबर ही वो दिन था जब लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया जस्ट अभी।
तो आज से आप ये जान पाएंगे कि राष्ट्रीय महत्व पर किस पक्ष ने क्या दलील दी, जज साहिबान ने क्या सवाल पूछे और फिर फैसला सुनाते हुए क्या कहा। अब तक सुनवाई के लाइव अपडेट के लिए हम उन पत्रकारों के भरोसे थे जो सुनवाई में बैठते थे, सब कुछ सुनते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से स्टूडियो को बाइट देते थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया आने के बाद लाइव लॉ और बार एंड बेंच जैसी वेबसाइट्स आई जिन पर सुनवाई का लाइव ब्लॉग चलता है, ट्विटर थ्रेड्स वो चलाते हैं। लेकिन अब यह संभव है कि भारत के किसी भी कोने में बैठकर लाइव आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो गई, अब आपको ये बताते हैं कि न्यायालय ने चर्चित फैसलों में क्या टिप्पणी की और फैसले सुनाए। पहला मामला था EWS। न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर बहस आज पूरी हुई। याचिकाकर्ताओं ने EWS कोटे के लिए लाए गए संविधान संशोधन 103 को असंवैधानिक बताया था। इस मामले पर CJI UU ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला की संविधान पीठ ने लगातार 7 दिन तक सुनवाई की है। आज भारत सरकार की दलीलों पर याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद फैसला रख लिया गया सुरक्षित। दूसरा चर्चित मामला था असली शिवसेना वाला। सुप्रीम कोर्ट में यह बहस चल रही है कि एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना असली है या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। इसी तरह का जजमेंट होना है। चुनाव आयोग की भी इस पर राय ली जा रही है। इस मामले में शिंदे गुट के लिए राहत वाली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। कैसे बताते हैं। उद्धव दड़ा चाहता था कि इसी मामले पर चुनाव आयोग में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। आज कोर्ट ने यह रोक लगाने से इनकार कर दिया। तीसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के औरैया से है। 26 सितंबर की शाम से इलाके में तनाव है क्योंकि 15 साल के एक दलित लड़के को कथित रूप से टीचर ने इतना पीटा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। मृतक का नाम निखिल धोरे माफ कीजिए। वो 10वीं का छात्र था। 7 सितंबर को एक परीक्षा में गलती के लिए उसे सोशल साइंस टीचर बताए जा रहे अश्विनी सिंह ने इतना पीटा कि उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद अस्पताल में इलाज शुरू हुआ जिसमें आरोपी टीचर भी मदद करा रहा था, ऐसा खबरों में बताया गया। लेकिन 24 सितंबर को निखिल ने दम तोड़ दिया। इसी रोज निखिल के पिता राजू धोरे ने अछलदा पुलिस थाने में अश्विनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि अश्विनी ने इलाज में सहयोग नहीं किया और जाति सूचक गालियां दी। 26 सितंबर को पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अछलदा में स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। इन्होंने टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निखिल के परिवार के लिए मुआवजे की मांग के साथ प्रदर्शन किया जो कि उग्र हो गया और भीड़ ने पत्थरबाजी की। पुलिस की गाड़ी को भी आग लगा दी गई। बलवे के इस मामले में भी FIR अब दर्ज कर ली गई है। क्योंकि अश्विनी सिंह फरार चल रहा है, परिवार निखिल का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं था। लेकिन आज पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को मुआवजे का भी आश्वासन दिया गया है, इस आशय की सूचना है। आखिरी सुर्खी का संबंध है NIA द्वारा देश भर में एक बार फिर PFI के खिलाफ डाले गए छापों से। देश भर में हुई कार्रवाई में आज 247 PFI कार्यकर्ता हिरासत में ले गए हैं। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। बुलेटिन की तैयारी तक सूचना ये थी कि हिरासत में लिए गए लोगों में से कम 170 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कार्रवाई कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश जैसे 8 राज्यों में हुई है। दिल्ली में हुई कार्रवाई के दौरान शाहीनबाग और जामिया नगर इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात भी किया गया था। बीते दिनों हुई कार्रवाई की तरह आज भी छापों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। अगर आपको PFI को लेकर सरकार की कार्रवाई का विस्तार समझना है तो 22 सितंबर का दी ललन टॉप शो आप देख सकते हैं। यह था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ हम लेते हैं विदा। देखते रहिए दी ललन टॉप। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।